नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की यह घटना लखनऊ की है, सन 2003 की। तारीख थी 5 मार्च 2003। लखनऊ में एक बीच शहर में बड़ा डेंस लोकेलिटी का थाना है हुसैनगंज। एक बड़ा फेमस एड्रेस है वहां का, जय नारायण रोड। 50/83 जय नारायण रोड के रहने वाले राम मनोहर गुप्ता की पत्नी लक्ष्मी, जिनकी उम्र करीब 32 साल, उनका बेटा गोपी जिसकी उम्र 8 साल, दूसरा बेटा गोविंद जिसकी उम्र 6 साल और बेटी कृष्णा जिसकी उम्र 10 साल। ये चारों लोग अचानक जय नारायण रोड के अपने निजी आवास से कहीं गए और फिर लौटकर नहीं आए। परिवार सहित जाने के कारण आसपास के लोगों ने, लक्ष्मी के पति ने और कुछ रिश्तेदारों ने यह सोचा कि घर में कुछ खटपट हुई होगी, बच्चों को लेकर चली गई। 4-6 दिन में गुस्सा शांत होगा तो वापस आ जाएगी, सामान्य रूप से यही जाना जाता है आसपास के लोगों में। 1 हफ्ते हो गए जब लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ वापस नहीं आई, तो लक्ष्मी के पति राम मनोहर और लक्ष्मी का भाई रमेश, ये दोनों थाने पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से हमारी बहन और भांजे भांजी 3 छोटे छोटे हैं, हफ्ते भर से ज़्यादा घर से निकले थे, अभी तक लौटे नहीं हैं। हम लोगों ने हर जगह कोशिश की, जगह का मतलब सारे रिश्तेदारियों में कोशिश की जानने की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं लग रहा है। पुलिस का वही रटा रटाया जवाब में कि अरे भाई, बच्चों के साथ गई है, कौन अपहरण कर लेगा? 3 दिन बच्चों की माँ और साथ में बच्चे, कौन ले जाएगा उसे? या वो किसके साथ भाग जाएगी बच्चों को लेके? फालतू बात करते हैं, कहीं गई होगी, जाइए ढूंढिए। मायूस होकर फिर ये लोग गए और फिर जहां जहां ढूंढ सकते थे वहां वहां पर ढूंढा। 5 मार्च की घटना, 15 दिन बाद 15 मार्च हो गए और इन्होंने अपनी सारी संभावित जगहों पे, अगल बगल दूर दराज की रिश्तेदारियां, यहां तक कि ये किसी ने बताया कि साहब हरिद्वार या मथुरा में वृंदावन हो सकता है, वहां गई हूं क्योंकि वहां पर खाने पीने की सुविधा मिल जाती है और बच्चों के साथ कोई जाएगा तो उन्हें जरूर किसी न किसी आश्रम में जगह मिल जाएगी। उन दोनों जगहों पे जाके भी रमेश ने काफ़ी तलाश की। लौट के आए 16 तारीख को, फिर उसने थाना हुसैनगंज पर जिद की कि साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन है हमारी, उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 32 साल है, आप लोग अगर हाथ नहीं लगाएंगे, आप मदद नहीं करेंगे तो हमें जितना ढूंढना था हम ढूंढ चुके हैं, अब हमारे बस का नहीं है। लेकिन फिर वही टाल मटोल, वहाँ जाके देखो, यहाँ देखा कि नहीं देखा, रेलवे स्टेशन में पता करो, किसी ने देखा हो किसी ट्रेन से जाते हुए, दूर चली गई होगी, तुम कैसे ढूंढ पाओगे उसे, बाहर की कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, दिल्ली बम्बई तो नहीं गई है। इस तरह की बातें बहुत से लोग जानते हैं, थानों पे इसी तरह की बातें की जाती हैं। बहरहाल फिर ये सारे लोग जाके थाने पर बैठ ही गए और तब जाकर मजबूरी में 17 मार्च को लक्ष्मी और उनके 3 बच्चों की गुमशुदगी लिखी गई। गुमशुदगी लिखी गई तो उसका जो एसओपी है, उनके बारे में जो सूचना है, फोटोग्राफ है, उसका इश्तहार छपवा के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर उसको चस्पा कराना, उसके बारे में अनाउंसमेंट कराना, अखबारों में के माध्यम से ये खबर प्रकाशित कराना, ये सब चीज़ें पुलिस ने अपने स्तर से की, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। करीब 1 महीने बाद, यानी 17 अप्रैल को 17 अप्रैल को करीब 1.5 महीने बाद तो गुमशुदगी लिखी गई और 1.5 महीने बाद गुमशुदगी लिखी गई 17 अप्रैल को, और 17 मई को गोंडा के एक थाने कटरा बाजार में लगातार मिल रही अज्ञात डेड बॉडीज के बारे में वहां स्थानीय समाचार पत्रों में एक खबर छपी
कि अज्ञात लाशों का कब्रगाह कटरा बाजार। उसमें पिछले 3-4 महीनों में 5 घटनाओं का जिक्र किया गया था, जिसमें पहली घटना 4 अगस्त को 4 अज्ञात शवों के मिलने की थी, जिनमें एक महिला, 2 छोटी बच्चियां और एक बच्चे का शव कटरा बाजार क्षेत्र के सड़क के किनारे खेतों में थोड़ी थोड़ी दूर पर 6 मार्च 2003 को मिला था। खबर में आगे भी लिखा था कि इन चारों डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम कटरा बाजार थाने ने कराया था। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई थी। एक एफआईआर 15 मार्च को, यानी 6 मार्च को बॉडी मिली, 7 मार्च को पीएम हुआ, पीएम रिपोर्ट भी आ गई। हो सकता है वो लोग इंतजार कर रहे हो कि शायद पहचान में आ जाए, कोई नहीं आया, तो 15 मार्च को एक एफआईआर थाने के कर्मचारी की तरफ से लिखाई गई। 302 यानी हत्या और हत्या के साक्ष्य छिपाने यानी 201 आईपीसी में यह मुकदमा कायम कर दिया गया। थाने ने लिखा, अखबार ने लिखा, इसके बाद थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 4 और जो शव मिले हैं उनका भी जिक्र है, जिनमें से 3 में हत्या की पुष्टि हुई थी और तीनों में 302, 201 का मुकदमा लिखा गया था। एक में हत्या की पुष्टि नहीं हुई थी। सभी का अंतिम संस्कार अज्ञात में 72 घंटे बाद नियमानुसार कर दिया गया था। अखबार ने आगे लिखा, इतनी बड़ी संख्या में अज्ञात लाश आसपास के जिलों में हत्या करके कटरा बाजार थाना क्षेत्र में फेंक दी गई और वहां की निकम्मी पुलिस, उसने ये भी जानने का प्रयास नहीं किया कि ये लाशें किसकी हैं। कोई प्रयास नहीं किया गया। हो सकता है ये रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर थाने से कुछ नाराज हो, लेकिन खबर खबर है और फैक्ट्स पर आधारित थी। एडिटर ने जब ये खबर लोकल स्ट्रिंगर ने या लोकल रिपोर्टर ने भेजी होगी, तो उसके दिमाग में आया कि आसपास के एडिशंस में भी भेज दिया जाए। हो सकता है एडिशन में इस खबर को पढ़ के लोग ढूंढते हुए आ जाएं। आसपास के जिलों का मतलब तत्कालीन फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, बस्ती, इन सब जगहों के एडिशन में उस अखबार के ये खबर प्रकाशित हुई। लक्ष्मी के भाई रमेश की ससुराल बाराबंकी में थी। बाराबंकी में उनके ससुराल वालों ने यह खबर देखी अखबार में, और वही स्पेसिफिक बात कि एक महिला और 3 बच्चों की अज्ञात लाश, ये पढ़कर उनका माथा ठनका। गुमशुदा जो लक्ष्मी थी, उनके भाई के ससुराल वालों ने 17 मई का ये अखबार लेके वो 20 मई को लखनऊ गए और लखनऊ में उन्होंने रमेश को ये अखबार दिखाया, जिसमें इतनी डिटेल दी हुई थी। रमेश को भी ये लग गया, हो न हो ये हमारी बहन और हमारे भांजे भांजियों की लाश है। रमेश बदहवास वो अखबार लेकर थाना हुसैनगंज गया कि साहब, ये 2 महीने पहले ये लाश वहां मिली थी, लेकिन कई लाशें चूंकि वहां मिली तो इस अखबार में 17 मई 2003 के अखबार में ये छपा हुआ है कि इस तरह से वहां पर 5 मार्च को ये लोग गायब हुए थे, 6 मार्च को वहां ये बॉडी रिकवर हुई थी। थाने वालों ने पढ़ा तो उन्होंने कहा बात तो सही है। थाना हुसैनगंज की पुलिस ने गोंडा के कटरा बाजार थाने पर संपर्क किया और उनसे कहा कि आपके यहाँ 6 मार्च को 4 लोगों की अज्ञात लाश मिली थी। उधर से रिप्लाई मिला कि हाँ मिली थी। उन्होंने कहा उनके पंचायतनामा को देखकर ये बताइए कि उसमें हुलिया क्या लिखा हुआ है, कपड़े क्या लिखे हुए हैं, क्योंकि ऐसी ही एक गुमशुदगी हमारे यहां लिखी गई है। कटरा बाजार थाने वालों ने थोड़ी देर बाद फोन करके हुसैनगंज को पंचायतनामा में लिखे हुए शरीर की हालत और पीएम के बाद क्या रिपोर्ट आई थी उनका सबका हवाला दिया। फिर यह कहा कि पोस्टमार्टम के समय चारों की बॉडीज पर, चारों के शव पर जो कपड़े थे या और कोई जो सामान था
उन सब की पोटली बनाकर थाने पर सुरक्षित रखी हुई है। आप किसी पहचानने वाले को भेज दीजिए, वो आकर खुद पहचान कर देख ले कि ये उन लोगों से संबंधित व्यक्ति हैं या नहीं हैं। हुसैनगंज थाने पे लोगों ने रमेश और लक्ष्मी के पति राम मनोहर गुप्ता को ये बात बताई कि लग तो यही रहा है कि यही 4 लोग हैं, लेकिन कपड़े वहाँ सुरक्षित हैं, पोस्टमार्टम के बाद आप लोग चले जाएं, उसे देखकर पहचान लें। रमेश और राम मनोहर गुप्ता फौरन गोंडा के लिए रवाना हो गए। 17 तारीख के अखबार की छपी खबर 20 मई को रमेश को मिली, राम मनोहर गुप्ता को मिली, और 21 मई 2003 को दोनों गोंडा के कटरा बाजार थाने पहुंच गए। अज्ञात लाश की वो फोटो और पोस्टमार्टम के बाद उतारे गए वो सारे कपड़े पोस्टमार्टम से पहले, ये देखकर राम मनोहर ने तुरंत पहचान कर ली कि ये मेरी पत्नी, मेरे दोनों बेटे और मेरी बेटी का शव था। गोंडा पुलिस को जब ये पता लगा कि ये पूरा प्रकरण लखनऊ से कनेक्टेड है, गुमशुदगी ऑलरेडी वहां लिखी हुई है, उन्होंने फौरन एफआईआर की कॉपी, पंचायतनामा की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसमें विवेचक ने विवेचना के जो 2-4 केस डायरीज काटी थी, इन सब के साथ ये कहते हुए कि चूंकि घटना की शुरुआत या घटना लखनऊ की है, इसकी विवेचना लखनऊ से ही किया जाना श्रेयस्कर होगा। अब कटरा बाजार थाने से थाना हुसैनगंज तक इस केस डायरी या इन कागजात के पहुंचने में बहुत समय लगता है। इसका रूट बड़ा लंबा है। जैसे गोंडा थाने से वो सीओ सर्किल, जिसका सर्किल होगा, उसके पास जाएगी, वो रिकमेंड करेगा, एडिशनल एसपी गोंडा के पास जाएगी, वो रिकमेंड करेगा, सबके पास 2-2, 3-3 जरूर रुकेगी। उसके बाद एसपी गोंडा के पास जाएगी। एसपी गोंडा उसे डीआईजी रेंज फैजाबाद को भेजेंगे। चूंकि फैजाबाद लखनऊ जोन का हिस्सा है और विवेचना ये लखनऊ ट्रांसफर होनी थी, तो डीआईजी रेंज फैजाबाद इसे आईजी जोन लखनऊ को भेजा। उन्होंने आईजी जोन लखनऊ ने एसएसपी लखनऊ को भेजा और एसएसपी के यहां से मार्क होके ये थाना हुसैनगंज पहुंची। 20 जून को यानी 21 मई को लाश की पहचान हुई थी और 20 जून को ये सारे कागजात हुसैनगंज थाने पहुंच गए। अब देखिए कि एक परिवार के 4 लोग गायब हो गए। एक बच्ची 10 साल की, 2 बच्चे 6 साल और 8 साल के और एक महिला 35 साल की। देखिए, आप क्रोनोलॉजी उसकी समझिए, कब इसकी सूचना मिली और कब से गायब हैं, और इसमें देखिए आप पढ़ने की कोशिश करिए कि 4 लोगों की जान चली गई और सिस्टम कितना अंधा, गूंगा और बहरा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। 5 मार्च को दोपहर बाद वो घर से निकली, नहीं आई। 6 मार्च को गोंडा में कटरा बाजार थाने में मुख्य मार्ग पर सटे हुए खेतों में थोड़ी थोड़ी दूर पर 4 लाशें मिल गईं। 6 मार्च को सारा वहां पर पंचायतनामा, पोस्टमार्टम, सब कार्रवाई हो गई, लेकिन 15 मार्च को एफआईआर लिखी गई और अज्ञात लाशों के संबंध में जो एसओपी होती है वो फॉलो नहीं की गई, वरना लखनऊ में कंट्रोल रूम में ये सूचना जरूर आ जाती और जो गुमशुदगी लिखाई गई है उससे उसको मैच करा लिया जाता। 17 अप्रैल को यानी 5 मार्च की घटना 17 अप्रैल को लखनऊ के थाने हुसैनगंज में गुमशुदगी लिखी गई, यानी 5 मार्च को गायब, 6 मार्च को बॉडी का मिलना, 15 मार्च को एफआईआर के लिखा जाना और 17 अप्रैल को इनकी गुमशुदगी लखनऊ में लिखा जाना। 1 महीने बाद 17 मई को अखबार में आना कि साहब ये कब्रगाह बना हुआ है कटरा बाजार थाना क्षेत्र। 20 मई को रमेश को ये जानकारी होती है कि मेरी बहन और भांजे भांजियों की हत्या गोंडा में हो गई है, यानी 5 मार्च से लेके
20 मई तक 3 महीने बाद थानों के चक्कर लगाने, गुमशुदगी लिखाने के बाद 21 मई को पति और भाई ने शिनाख्त कर ली। यानी 21 मई को यह कंफर्म हो पाया कि इन चारों की हत्या हुई है। और विवेचना 20 जून को थाना हुसैनगंज में शुरू हुई। 5 मार्च से 20 जून 4 लोग गायब थे, चारों की हत्या हो चुकी थी। खैर, विवेचना शुरू हुई। सबसे पहले उसके घर पर जाकर अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ की गई। पता यह लगा कि लक्ष्मी का पति राम मनोहर गुप्ता शराब पीने का लती हो गया। शराब के कारण उसकी नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद वो और ज्यादा शराब पीने लगा। घर में पत्नी के गहने, बर्तन और कीमती सामान धीरे धीरे करके बिकने लगे शराब के लिए। जब कोई सामान नहीं रह गया तो उस घर के बेचने का सौदा हुआ। खरीदार ने उसका दाम 14 लाख रुपए लगाया। 4 लाख रुपए पेशगी में लक्ष्मी को दिया गया, इसलिए कि अगर राम मनोहर गुप्ता के हाथ ये पैसा पड़ेगा तो वो सब शराब में उड़ा देगा। लक्ष्मी ने भी सोचा कि अगर इसको घर में रखूंगी तो मारपीट करके ये पैसा ले लेंगे और सारा पैसा खत्म हो जाएगा। हमने जिस पर्पज से इसको खरीदा लिया है कि रजिस्ट्री करने के पहले हम अपने एक छोटे से मकान का इंतज़ाम कर लेंगे, जिसमें हम बच्चों के साथ रुकेंगे, पति के साथ रुकेंगे। उसके बाद इस मकान की रजिस्ट्री करके इसे खरीदार को सौंप देंगे। इतना सोच के उसने अपने सगे भांजों सुजीत कुमार और आनंद कुमार गुप्ता, जो जेल रोड आलमबाग थाने में है, जेल रोड के रहने वाले थे, इनके यहां वो पैसा लेके गई। दोनों भांजे बहुत अच्छा व्यापार कर रहे थे, उनका अपना मकान था, उन दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियां भी थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहे थे। तो लक्ष्मी ने यह सोचा कि एक तो सगे रिश्तेदार, सगे भांजे, दूसरे इनको कोई कमी नहीं, हमारा पैसा यहां से ज्यादा कहीं सुरक्षित नहीं रहेगा। पैसा रखने के करीब 2 महीने बाद खरीदार ने संपर्क किया लक्ष्मी से कि अब कागज पत्र सब तैयार कर लीजिए और अपने रहने का भी इंतजाम अगर आपने नहीं किया हो तो कर लीजिए। अब हम रजिस्ट्री कराएंगे आपसे, हमें मकान की जरूरत है, रजिस्ट्री के फौरन बाद हमें ये मकान खाली चाहिए। लक्ष्मी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मैं फौरन इसका इंतजाम करती हूं। लक्ष्मी उसी दिन अपने दोनों भांजे सुजीत कुमार और आनंद कुमार गुप्ता के पास उनके आवास पर गई और ये कहा कि 2-1 दिन में हमारा पैसा, घर पर कोई इतना पैसा नहीं रखता, आप बैंक से निकाल के हमें दे दीजिए, क्योंकि इस बीच में मैंने 2.5 लाख रुपए की एक छोटी सी ज़मीन भी देख ली है और इसी में 1.5-2 लाख में हम एक मकान तैयार कर लेंगे, 2 कमरों का, 3 कमरों का, और हम इसमें शिफ्ट कर जाएंगे। बाकी के पैसे 10 लाख रुपए जब लगेंगे तब इसको कायदे से बनवा लेंगे और कोई व्यापार शुरू करेंगे। दोनों भांजों ने आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, लगभग रोज लक्ष्मी उनके यहां जाने लगी और वो किसी न किसी बहाने टाल मटोल करने लगे। 5 मार्च को सुजीत अपनी गाड़ी लेकर अपनी मामी के घर, लक्ष्मी के घर गया और कहा कि मामी चलिए घर पे, हमारे पैसा हम निकाल लाए हैं, आपको वहीं पैसा दे देंगे। अपने तीनों बच्चों और लक्ष्मी अपने भांजे की गाड़ी में बैठकर उनके आवास पर पहुंच गई। उनके पहुंचते ही उनके लिए चाय, बिस्किट और नमकीन सुजीत की पत्नी आशा लेकर आई। गोविंद 8 साल और गोपी 6 साल, इन दोनों ने मना किया कि हम लोग चाय नहीं पीते हैं। आशा थोड़ा सा दूध और गर्म करके उसमें उसने लाके मिलाया और ये कहा कि ऐसे तुम लोग मामी के बच्चे हो, भाई हो हम लोगों के,
और बिना चाय पिए नहीं जाने देंगे। बहरहाल जिद करके बहला फुसला के उन दोनों को भी वो चाय पिलवा दी। 15 मिनट के बाद ही चारों बेहोश हो गए, क्योंकि सुजीत के कहने पे आशा ने चारों कप में 20-20 गोलियां नींद की पीस कर मिला दी थी। सुजीत, आनंद और आशा ने बेहोश होने के बाद चारों की रस्सी से गला कसकर दम घोटकर चारों को मार दिया। उन चारों की लाशें रजाई गद्दे वाले बड़े बक्से को खाली करके उसमें रख दिया। उसके ऊपर 2 रजाई रख दी और इन बड़े बक्सों में 2 कुंडियां लगी होती हैं, दोनों में एक एक ताले लगा दिए। बात करीब 1 बजे की रही होगी। उसके बाद ये अपना सामान्य काम धाम करने लगे। रात में 9 बजे तीनों ने मिलकर उनके दोनों कुंडियों का ताला खोला, टटोल कर देखा, चारों मर चुके थे। फौरन अपनी टाटा सुमो गाड़ी लगाई, चारों को अलग अलग चद्दरों में लपेटकर टाटा सुमो में पीछे रख दिया। सुजीत की पत्नी आशा ने शादी में पहने जाने वाला जोड़ा जो होता है वो पहन लिया। शादी के समय के गहने भी पहन लिए, घूंघट निकाल लिया। पीछे आनंद बैठ गया उन चारों लाशों के पास और उसके ऊपर 2 नई रजाइयां डाल दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि रास्ते में अगर चेकिंग हो, क्योंकि उधर फैजाबाद जाने वाले रास्ते पर अक्सर अयोध्या होने के कारण चेकिंग हुआ करती है, तो ये बताएंगे कि हम अपनी भाभी को विदा करा के ले जा रहे हैं, और रजाई गद्दे के बारे में बताएंगे कि ये सामान है जो विदाई में मिला है। फिर भी कोई पूछेगा तो आशा घूंघट के पीछे से या घूंघट के नीचे से रोएगी। सामान्य रूप से महिला नई अगर शादीशुदा या नई शादीशुदा है या बहू है तो पुलिस बहुत ज़्यादा क्वेरी नहीं करती है। महिलाओं के रहने पे भी कम क्वेरी करती है कि साहब बदमाश महिलाओं को लेकर नहीं चलते हैं। इतना सब इंतजाम करके वो वहां से निकला, फैजाबाद रोड आया, अयोध्या गया। अयोध्या का मतलब फैजाबाद रोड पे ही, जहां लेफ्ट हैंड साइड में अयोध्या होगा, आगे जाके बाएं हाथ को जाने गोंडा जाने वाली रोड पर गया। और जैसे ही वो कटरा बाजार क्षेत्र में पहुंचा, बिल्कुल सुनसान सड़कें रहती हैं। आगे पीछे नजर दौड़ाई कि कोई हेडलाइट वाली गाड़ी तो नहीं आ रही है। और फिर आनंद एक एक बॉडी को चद्दर में खोलकर गाड़ी को किनारे एकदम खेत के पास करके थोड़ी थोड़ी दूर पर चारों लाशों को फेंक दिया। लाशें फेंकते हुए वो उस रास्ते से वापस नहीं आया। बाराबंकी होकर, मसौली बाराबंकी होकर वापस अपने घर पहुंच गया। पूछताछ के समय पुलिस वाले भी दम साधे इस पूरी बात को सुनते रहे। ऐसी स्वीकारोक्ति के बाद वो चद्दर जिसमें इनको लपेटा गया था, वो बक्सा जिसमें ये बॉडी रखी गई थी, वो गाड़ी जिससे लेकर लाश को डिस्पोज करने गोंडा तक ले जाया गया था, और इन तीनों को, सुजीत, उसकी पत्नी आशा और आनंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 2003 की इस घटना में ट्रायल के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट से तीनों को आजीवन कारावास हुई है। अपील में हाई कोर्ट गया है, लेकिन हाई कोर्ट के अपील के संबंध में कोई भी रिकॉर्ड थाने पर उपलब्ध नहीं है। बहुत फेमस केस था, आसपास के लोगों को, खासकर जेल रोड वालों को जरूर इसकी जानकारी होगी। आज की घटना, आज की घटना में सुरक्षित रखने के लिए दिए गए 4 लाख रुपए की लालच
में 4 लोगों की हत्या कर दी गई, इसलिए कि उन्हें ये पैसा वापस न देना पड़े। लक्ष्मी ने बिल्कुल सामान्य दिमाग लगाकर या सामान्य जो सोच है उसके तहत कि अच्छे भले पैसे वाले लोगों के पास और अपने सगे भांजे के पास पैसा इसलिए रखा कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ये वापस कर देंगे, इन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। रिश्तेदार और थे जहां रख सकती थी, लेकिन सबके साथ ये डर था कि जब हम मांगने जाएंगे तो ये न कह दें कि चोरी हो गया, ये न कह दें कि खर्च हो गया, ये न कह दें कि अब 6 महीने बाद इंतज़ाम कर पाऊंगा। सब चीज़ें देखकर उसने सही जगह पर पैसा सुरक्षित रखने के लिए दे दिया था। पर पैसों की लालच में अंधे दोनों भांजे 2 अबोध बच्चों को 6 साल 8 साल और तीसरी बच्ची 10 साल, इनको भी मार डालेंगे, ये तो किसी की कल्पना से परे है। क्योंकि 6 साल और 8 साल के बच्चों को मारने में कम से कम उस महिला को तो हिचक आनी चाहिए थी, आशा को, लेकिन तीनों में किसी को जरा सा भी न रहम आया, न दया आई, न उनको कोई हिचक हुई। पैसों के लेन देन के बारे में मैं तमाम अपराध की घटनाओं में बता चुका हूं, उधार लेन देन के बारे में खासकर एक बार मन कड़ा करके मना कर दीजिए। देखिए, उधार का लेना देना व्यवसाय में तो चलता है और चलता रहेगा, लेकिन व्यवसाय के लेन देन की अपनी सीमाएं होती हैं, नियम होता है, व्यक्तिगत ही सही, इसलिए उसमें उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन रिश्तेदारियों में दिए गए इन पैसों में हमेशा इसी तरह के कष्ट आते हैं, हमेशा इसी तरह के कष्ट आते हैं। सगे भांजों को पैसों की इतनी लालच हो जाएगी कि 4-4 लोगों की हत्या हो जाएगी, ऐसा बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में देखा जाता है। पर पैसों का उधार लेना देना, रखने के लिए देना या रखने के लिए लेना, ऐसे मामलों में मेरे एक्सपीरियंस में 50% केसेस में इसी तरह की दिक्कतें आती हैं और इसी तरह की घटनाएं होती भी हैं। इसी तरह का मतलब इतनी हत्याएं या इससे मिलते जुलते अपराध हुए हैं 50% केसेस में। इसलिए रिश्तेदारों के बीच में पैसों के इस तरह की लेन देन से हमेशा बचना चाहिए, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।